आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को करेंगे। चलिए आज का क्लास का शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है समतल दर्पण। क्या है पहला प्रश्न? समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। समतल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। तो देखेंगे समतल दर्पण किसे कहते हैं, या पूछा जाता है समतल दर्पण को परिभाषित करें तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे क्या कहते हैं? तो समतल दर्पण। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, क्या है प्रश्न? समतल दर्पण का उपयोग को लिखे। क्या है प्रश्न? समतल दर्पण का उपयोग को लिखे। तो देखेंगे इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो समतल दर्पण का उपयोग में है नंबर 1, चेहरा देखने में। समतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है? चेहरा देखने में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जैसे हम लोग घर में अपने चेहरा देखने के लिए जिस दर्पण का उपयोग करते हैं तो वह कौन सा दर्पण है? तो समतल दर्पण। उसके बाद देखेंगे नंबर 2, कपड़ों। उसके बाद है आभूषणों। कपड़ों और आभूषणों यानी जेवर के दुकानों में, कपड़ा के दुकानों में या बड़े बड़े मॉल में देखते हैं लगा रहता है जो दर्पण, वो कौन सा दर्पण है? तो समतल दर्पण। आभूषणों यानी जेवरों की दुकानों में जो हम देखते हैं दर्पण लगा रहता है वो कौन सा दर्पण है? तो समतल दर्पण। एवं ड्रेसिंग रूम में तथा बाथरूम में जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा दर्पण है? तो समतल दर्पण। कपड़ों के दुकानों में, आभूषणों यानी जेवरों के दुकानों में, ड्रेसिंग रूम में तथा बाथरूम में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है समतल दर्पण की विशेषताएं को लिखे। क्या है प्रश्न? समतल दर्पण की विशेषताएं को लिखे। तो देखेंगे इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? नंबर 1 में है समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दर्पण के पीछे बनता है। नंबर 2 में क्या है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार किस प्रकार होता है? तो वस्तु के आकार के बराबर, मतलब जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी को ही हम लोग काल्पनिक भी कहते हैं। समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो काल्पनिक प्रतिबिंब। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है। जो प्रतिबिंब आभासी होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है? तो सीधा बनता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना आगे अर्थात सामने वस्तु रहता है। मतलब समतल दर्पण में कोई भी प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना दूरी पर, जितना आगे यानी सामने वस्तु रहता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना दूरी पर वस्तु रखा रहता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे है वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर को लिखे। क्या है प्रश्न? वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर को लिखे। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर को बताना है। देखेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग क्या कहते हैं? तो रियल इमेज। क्या कहते हैं? रियल इमेज। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे है काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो वर्चुअल इमेज। क्या कहते हैं? तो वर्चुअल इमेज।
देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। जबकि हम लोग इधर देखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। उसके बाद आगे देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है या उतारा जा सकता है। जबकि हम देखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब में, तो काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है दर्पण सूत्र क्या होता है? क्या है प्रश्न? दर्पण सूत्र क्या होता है? तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दर्पण सूत्र जो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ देखेंगे v क्या है, u क्या है, f क्या है। तो जहाँ v जो होता है प्रतिबिंब की दूरी, v किस चीज को दर्शाता है? तो प्रतिबिंब की दूरी को। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो u किस चीज को दर्शाता है? तो वस्तु की दूरी को। u किस चीज को दर्शाता है? तो वस्तु की दूरी को। और v जो है v किस चीज को दर्शाता है? v वस्तु की दूरी को, v प्रतिबिंब की दूरी को, u वस्तु की दूरी को। तथा f किस चीज को दर्शाता है? तो फोकस दूरी को। v प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी तथा f फोकस दूरी। यही होता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्या है प्रश्न? लेंस सूत्र क्या होता है? क्या है प्रश्न? लेंस सूत्र क्या होता है? तो देखेंगे इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। क्या हो जाएगा सही जवाब? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब हम यहाँ देखेंगे कि v क्या है, u क्या है तथा f क्या है। तो v है प्रतिबिंब की दूरी, v किस चीज को दर्शा रहा है? तो प्रतिबिंब की दूरी को। u किस चीज को दर्शा रहा है? तो वस्तु की दूरी को। उसके बाद f किस चीज को दर्शा रहा है? तो फोकस दूरी को। क्या होता है लेंस सूत्र? तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। देखेंगे अगले सवाल में क्या है? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f बराबर व्हाट। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f बराबर व्हाट, मतलब f बराबर क्या होता है? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f बराबर जो होता है क्या होता है? तो f बराबर r/2 होता है। f बराबर क्या होता है? r/2। अब देखेंगे यहाँ नोट में लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उसी को हम लिखते हैं f बराबर r/2। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? सीधी रेखा में। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्या है प्रश्न? प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, या पूछा जाता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। चाहे परावर्तन पूछा जाए चाहे अपवर्तन पूछा जाए, दोनों के कितने नियम होते हैं? 2 ही नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।